Beta, very good morning to all of you. Today's topic is chemical properties of p block elements. We are going to start with the chemical properties of p block elements, and in this case we will discuss the chemical properties of group 15 elements. Yesterday we have completed the physical properties of group 15 elements, and now we are going to start with the chemical properties of group 15 elements. So द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले कंसेप्ट आपके पास वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले. तो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म्स रेफर्स? तो सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट एक चार्ज रहता है ऑन अ पर्टिकुलर एटम इन द कंबाइंड स्टेट which gets attained by after losing or gaining particular number of electrons by an atom in the particular compound according to their electronegativity difference. Is to say, अगर more electronegative atom present है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव रहेगी. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात होती है, दोनों +1 में हम लोग करके आए हैं. और अगर एक पर्टिकुलर स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस केस में उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसकी दैट विल बी पॉजिटिव रहेगी. पॉजिटिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और अगर गेन कर रहा है देन नेगेटिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन. अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो -1 -2 इस तरह से +1 एंड +2. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो इस केस में सबसे पहले आपके पास आता है जो ओवरऑल दैट इज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स मोस्ट प्रोबेबल जो रहती हैं वो रहती हैं -3 +3 -3 +5. ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, -3 +3 एंड +5. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो टेंडेंसी होती है टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाती है. द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसके पीछे का कॉज क्या रहता है? डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू, इसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड द मेटालिक कैरेक्टर एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है. और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किसके रहता है? दैट इज द साइज. हमें पता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो उस केस में क्या होता है? द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग and hence the metallic character means electropositive character increase करता जाता है, and the second one that is electronegative character जो होता है, जो नॉन मेटालिक character होता है, वो डिक्रीज करता जाता है. यही कारण है कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी होती है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के साथ, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी द टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये कंसेप्ट रहता है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, मतलब डिक्रीज करेगी, वैसे वैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट वो भी क्या करी जाएगी? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाएगी. और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी. यही कारण है कि जब हम ग्रुप 15 में वेरी करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पे जो लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, हार्डली फॉर्म मतलब ऑलमोस्ट नाम मात्र के बराबर ही कोई कंपाउंड बनता है जहां पे बिस्मथ अपनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और इसके पीछे कॉज क्या है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ बिस्मथ, दैट इज हाई मेटालिक कैरेक्टर रहता है बिस्मथ का. यस्टरडे लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था.
कि बिस्मथ जो होता है वो टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ग्रुप 15 एलिमेंट, दैट इज -3, +3 एंड +5। -3 कौन शो करेगा? जो इनिशियल मेंबर्स हैं, मतलब पहले मेंबर जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये -3 शो कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट वाले अगले वाले एलिमेंट्स हैं उनकी ज्यादा जो कैपेबिलिटी रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, वो पॉजिटिव रहती है, आइदर +3 और +5। और जो ओवरऑल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है बेटा इसकी, ग्रुप 15 एलिमेंट की जो ओवरऑल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, एज देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन्स ही वो यूटिलाइज कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। तो इस केस में लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज करती जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस, और मोस्टली जो लोअर सॉरी जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, हायर इन द सेंस जो ग्रुप में नीचे प्रेजेंट होते हैं बॉटम एंड के ऊपर, जैसे ग्रुप 15 के केस में आपके पास आ जाता है एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो ये हार्डली शो करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ये कम ही बनाते हैं। इनमें मोस्टली +3 के कंपाउंड्स ही बनते हैं। और उसके पीछे जो मेन कंसेप्ट अराइज होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है +1 में भी, और यस्टरडे लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके बारे में, एंड दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s electrons to participate in bond formation due to poor shielding effect produced by inner d and f electrons। इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा होता है वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो हाईली इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ओनली p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल रहते हैं फॉर बॉन्डिंग के लिए, और वहां पे इसी वजह से जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है एंटीमनी और बिस्मथ, स्पेशली बिस्मथ जो है वो हमेशा अपने कंपाउंड्स में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो +3 रहती है। इन केस अगर मान लीजिए +5 बन भी जाती है, लेट इट बी, कंसीडर करके चल पड़ते हैं, मान लीजिए बना भी लेता है, तो वो हाईली अनस्टेबल रहती है। उस केस में वो जो s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिटेन कर लेता है और अगेन कन्वर्ट हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से जो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। इन मैक्सिमम कंपाउंड्स के केस में नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के साथ। ठीक है जी। इसके अलावा जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है नाइट्रोजन, वो है आपके पास +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ, जब वो रिएक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, जिसकी वजह से इट इजिली ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजन टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम कंपाउंड्स करेंगे नाइट्रोजन के, उस केस में हम लोग ये डिस्कस जरूर करेंगे ये वाला, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। वहां पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है वो ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फोरस, इट कैन आल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सम ऑफ ऑक्सो एसिड्स। जो ऑक्सो एसिड जो फॉस्फोरस करेंगे वहां पे आप लोग देखोगे ये इसके बारे में कि किस तरह से होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट होने का क्या मतलब है, और व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। इसका मतलब सीधा सा है कि जिस जहां पे नाइट्रोजन होगा उसमें टेंडेंसी रहती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्ट करने की। तो बेटा याद रखना है डिस्प्रोपोर्शनेट मींस एक ऐसी कैपेबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस साइमल्टेनियसली। सेम पर्टिकुलर रिएक्शन में खुद ही ऑन, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो सकता और रिड्यूस भी हो सकता हो, तो उस केस में उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट।
और जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के केस में, या जब नाइट्रस एसिड जो होता है, जब ये ब्रेक डाउन होती है इसकी, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, और ये रिएक्शन आपकी क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये याद रखना है बेटा। सिमिलरली नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉस्फोरस के केस की अगर बात करें स्पेशली, तो ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट करती हैं इनटू +5 एंड -3 बोथ इन एल्कली एंड एसिडिक सॉल्यूशंस के केस में। मतलब जब भी फॉस्फोरस किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एसिडिक कंडीशंस में और अल्कलाइन मीडियम में, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज +5 एंड -3 की टर्म्स में। However, लेकिन क्या बोलता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल रहती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रपोर्शनेट। मतलब जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन होगी तो ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेंगे ये वाले स्पेशली एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसके बाद से जो बेसिक कॉज है वो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाते हैं, इनर्ट डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं, इंटरवेन कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और बैलेंस p इलेक्ट्रॉन्स ही, दैट इज p3 जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो s इलेक्ट्रॉन्स है उनकी टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन दोज s इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो s2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है। जो हम +1 में भी एक क्वेश्चन करके आए हुए हैं कि व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, द हायर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ p ब्लॉक, टॉप टू बॉटम जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज क्यों करती है। तो उसके पीछे का बेसिक कॉज क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट था। ये है आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट आपके पास आता है मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो रहती है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 इन इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स में मैक्सिमम कोवैलेंसी जो रहेगी वो +4 रहती है नाइट्रोजन की। बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी होती क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स utilized for covalent bond formation, that is covalency, total number of electrons of a species that can participate in bond formation, इसको आप बोल सकते हो। क्योंकि इस केस में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स 1s and 3p orbitals are available for bonding and the heavier elements जो होते हैं having vacant d orbital, उससे आगे वाले फॉस्फोरस, आगे सारे ही, फिर नाइट्रोजन से ऊपर वाले और वो सारे के सारे, क्योंकि वहां पे एम्प्टी d orbitals होते हैं, तो उन केसेस में जो कोवैलेंसी होती है वो बियॉन्ड 4 जा सकती है। जैसे pF6 के केस में आपके पास 6 रहती है फॉस्फोरस की, और इसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल, और वहां पे बॉन्डिंग टेक्स प्लेस कर जाती है कौन सी, p पाई d पाई बॉन्डिंग। जबकि नाइट्रोजन के केस में सिर्फ p पाई बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर पाते हैं, बिकॉज the empty d orbitals are not present there। नाइट्रोजन के केस में empty d orbital present नहीं होते इस वजह से। now the next one is आपके पास आ जाता है anomalous behavior of nitrogen। तो इसके बारे में तो आपको बेटा अच्छी तरह से पता होना चाहिए anomalous behavior of nitrogen के बारे में। anomalous behavior of nitrogen जो है उसके पीछे बेसिक कॉज, जो बेसिक कॉज रहता है इसके पीछे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के पीछे का बेसिक कॉज क्या है, 3 पॉइंट्स जो शायद आपको याद होंगे। सबसे पहले द वेरी स्मॉल साइज हो गया एक तो, सेकंड एब्सेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, थर्ड हाई चार्ज रेडियस रेशियो, फोर्थ पॉइंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी 5th पॉइंट की बात करें, then strong tendency to form p pi multiple bonds। ये रहता है इस केस में नाइट्रोजन के जो
अनोमलस प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से आती हैं, तो आप कह सकते हो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन थैलेपी, non availability of d orbitals. These are the main points because of which nitrogen shows some of exceptional properties as compared to those of ग्रुप मेंबर्स। जो इसके अपने ग्रुप मेंबर्स है उनसे ये अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है जी। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, मेन कॉजेस दैट व्हाई नाइट्रोजन शो अनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। इसके लिए आप लोगों ने इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। बाकी केसेस में जो अवेलेबिलिटी रहती है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वहां पे पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से एक्सप्रेस हो सकती है। नाइट्रोजन के केस में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहते हैं इसलिए वहां पे सिर्फ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ही फॉर्मेशन से एक्सप्रेस हो सकती है, ये याद रखना है। बाकी इसी में आ जाती है हाई कैटनेटिंग पावर इसकी। तो नाइट्रोजन के केस में कैटनेटिंग जो रहती है, कैटनेटिंग पावर रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है बिकॉज नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा ओवरऑल। लेकिन अगर बात करें फॉस्फोरस के विद रिस्पेक्ट टू, तो नाइट्रोजन बॉन्ड वीकर रहता है देन दैट ऑफ द फॉस्फोरस बॉन्ड, पीपी बॉन्ड, क्योंकि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है इस केस में, नाइट्रोजन के केस में, ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो डोमिनेट कर जाती हैं एंड नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है, ठीक है जी। और बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज अगेन स्मॉल हो जाती है उस केस में। बट ओवरऑल अगर कैटनेटिंग प्रॉपर्टी की बात करें, कैटनेटिंग प्रॉपर्टी वो वीकर रहती है इन नाइट्रोजन के केस में। कैटनेशन शो तो होती है लेकिन वीक होती है, इतनी ज्यादा नहीं जैसे फॉस्फोरस वगैरह के केस में हो सकती है। और इसके पीछे का पौधा इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसको अनस्टेबलाइज कर देती है, ये रहता है। बाकी अदर वही है जो आपने को बोला ही है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकते नाइट्रोजन के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाई नाइट्रोजन शो अनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट इज योर reactivity, that is chemical reactivity or trends in chemical reactivity, trends in chemical reactivity मतलब how जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स है बेटा, ये आपके हाइड्राइड्स बनाते हैं ऑफ फॉर्मूला EH3, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ट्राई हाइड्राइड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। जैसे NH3, PH3 इस तरह के ये कंपाउंड्स बनते हैं। एलिमेंट कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट हो सकता है। बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन हाइड्राइड्स की वो इस तरह से ये वेरी करती हैं, तो इनमें जनरल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन दैट इज NH3 के केस में मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है 195.2 रहता है, PH3 के केस में 139.5 रहता है, आर्सेनिक के केस में बढ़ जाता है 156 हो जाता है फिर, ठीक है जी। और यहाँ पे एंटीमनी के केस में और ज्यादा बढ़ जाता है दैट इज 185। तो इसके पीछे जो मेल्टिंग पॉइंट्स का जो मेन रीजन आप बताओगे टॉप टू बॉटम, वो तो एक साइज का और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रहता है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसकी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। नाइट्रोजन के केस का एक्सट्रीमली हाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अमोनिया जिसको आप बोलते हो NH3 के केस में वो एक्सेप्शनली हाई क्यों रहते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ से। ये दोनों केस मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है इस केस में, ठीक है जी, एज कंपेयर टू अदर एक्सेप्ट एंटीमनी वगैरह को छोड़ दिया जाए नीचे वाले। यहाँ पे इसके पीछे का बेसिक कॉज एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है अमोनिया के केस में, ये याद रखना है। अमोनिया की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अमोनिया जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं देन दोज ऑफ अदर स्पीशीज। बाकी एंटीमनी के केस में, एंटीमनी हाइड्राइड के केस में तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड्स टेक्स प्लेस कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वहां पे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से बिस्मथ में और ज्यादा हाई हो जाता है वो आगे जाकर, कारण मेटालिक हाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाते हैं इसके। बिस्मथ क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर शो करता है तो इसलिए मेटालिक हाइड्राइड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस करते हैं, इसकी वजह से जो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली हाई। ये आप लोग इस तरह से आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। ये वाली लाइन, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस वन। ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में। तो इसमें क्या बताओगे, व्हाई द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों इंक्रीज करता है? तो इसके पीछे का बेसिक कॉज जो बेटा है दैट इज द इंक्रीज इन साइज। एक्चुअली यहाँ पे इस केस में जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है दैट वो होता है ड्यू टू रिलीविंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जितनी जल्दी रिलीव होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हाई रहेगा। तो वो जो रिड्यूसिंग दैट इज रिलीविंग कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। अब क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो NH और एलिमेंट टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहती है, बॉन्ड लेंथ रहती है, वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। और उसी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। यही कारण है कि जब हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो अमोनिया जो है वो सबसे हाईएस्ट, दैट इज कहोगे आप, जो आपके पास सबसे लोएस्ट रहता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और बिस्मथ हाइड्राइड का सबसे ग्रेटेस्ट रहता है। जबकि बेसिसिटी की अगर बात करें तो वो डिक्रीज करती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन जो NH3 है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर लीस्ट रहता है बिकॉज ऑफ स्मॉल बॉन्ड लेंथ, हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पिंग। लेकिन टॉप टू बॉटम जैसे जैसे नीचे को हम आते हैं, ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है, एलिमेंट टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। और इस वजह से जो टेंडेंसी टू रिलीव हाइड्रोजन है वो इंक्रीज करता जाता है, एंड हेंस you can say the reducing character of hydroids increases accordingly। अमोनिया जो है that is mild reducing agent रहता है इस केस में, only ammonia act as the mild reducing agent while BiH3 is the strongest reducing agent among all the hydroids। ये क्वेश्चन बनता है explain why। ये जो लाइन हमने अभी डिस्कस की है ये क्वेश्चन बनता है आपका, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। दिस वन, ये वाला क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, या फिर ये जो इसका ऑर्डर रहता है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी बेसिसिटी इस तरह से ये वेरी करती है टॉप टू बॉटम में अगर हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की। इसी तरह से बाकी नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्राई ऑक्साइड्स, एक पेंटा ऑक्साइड्स। ट्राई ऑक्साइड्स एंड पेंटा ऑक्साइड्स। ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट जो रहता है वो ज्यादा एसिडिक रहता है। ये लाइन नोट कर लेनी है अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आता है। आपको बेटा ऑक्साइड दे दिए जाएंगे 3-4, आपसे पूछा जाएगा विच वन विल बी स्ट्रांगली एसिडिक एंड व्हाई। तो उस केस में आपने यही रीजन देना है इस केस में, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, द एलिमेंट्स इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगी ऑक्साइड्स के केस में, वो आपके मोर एसिडिक रहेंगे देन दोज ऑफ द अदर वंस। और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है, दैट्स व्हाई।
So the oxides of type E2O3 of nitrogen and phosphorus are polyacidic होते हैं, जबकि जब दूसरों की बात करते हैं तो वो एम्फोटेरिक एंड those of bismuth predominantly बेसिक हो जाते हैं। तो बेटा इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज द मेटेलिक करेक्टर ही है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह आपके पास मेटलॉइड्स आ जाते हैं, इसलिए उनके एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं ऑक्साइड। और लास्ट बिस्मथ, क्योंकि आपका मेटल है इसलिए वो बेसिक नेचर शो करता है, डोमिनेंटली बेसिक रहता है वो। So this is how the reactivity towards oxygen, that is oxides formation and their properties किस तरह से वेरी करती हैं टॉप टू बॉटम में, हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ बाकी यही क्वेश्चन और आ जाता है यहीं से, इन 2 पॉइंट जैसे पिछले वाले हाइड्राइड वगैरह के केस में कि जो भी हैं ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। यू कैन राइट, आप राइट कर सकते हो, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बट देयर बॉन्ड एंगल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन व्हाई। इस तरह से ये रीजनिंग क्वेश्चन बनता है हाइड्राइड्स के केस में। तो इसमें साइज का दोगे, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का दोगे, 2 रीजन आएंगे जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता जाता है। समझ रहे हो? ये आपने ध्यान रखना है। सेम स्ट्रक्चर सेम ही रहती है पिरामिडल, लेकिन बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट रहते हैं उसके। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के विद रिस्पेक्ट टू, आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, ये ध्यान रखना है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हो फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्राइड से रिलेटेड ही। इनमें आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है, यू कैन राइट दैट why ammonia has abnormally high boiling point than the other hydrides of the group 15 elements। एक क्वेश्चन ये बन गया, why ammonia has abnormally high boiling point than that of other hydrides। और सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, that is यहाँ से यही बनता है, एक बॉइलिंग पॉइंट वाला, एक मेल्टिंग पॉइंट वाला, जो आपको ऑलरेडी बताया ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेने। और नीचे जाके जहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SbH3 एंड BaH3, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया हाइड्राइड्स के केस में। तो वो आपके पास क्या बनता है, हायर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा रहते हैं उस केस में, ये याद रखना है। इसी तरह से आगे वाले केसेस में जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन बन जाता होता है हाइड्राइड्स के केस में। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपने साइज के अकॉर्डिंगली ही लिखोगे। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना है। रिड्यूसिंग करेक्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया, वो आपका एक क्वेश्चन बनता होता है। और बेसिक नेचर का भी हो गया आपका कि BiH3 बेसिक होता है, जबकि दूसरे ऊपर वाले 2 एंटीमनी आर्सेनिक एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि फर्स्ट वाले जो अमोनिया है वो हाईली बेसिक होता है। हाइड्राइड के केस में अगर बात करें, हाइड्राइड के केस में अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, लेकिन ऑक्साइड्स की बात अलग है थोड़ी सी। जब हाइड्राइड्स की बेसिक नेचर की बात करेंगे तो बेटा वहां पे जो आपका रीजन आना चाहिए वो आना चाहिए प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। अब क्योंकि नाइट्रोजन के केस में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, वो d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बनाता, इस वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर एज ए रिटेन रहता है, जो उसकी बेसिक करैक्टर को इंक्रीज करता है। लेकिन जो बेसिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड्स होता है, ध्यान से सुन लीजिए, बेसिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। वो बेसिक करैक्टर किस वजह से है, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर एटम। तो नाइट्रोजन के केस में स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाता, जिसकी वजह से ऑलवेज
प्रेजेंट रहते हैं फॉर डोनेशन के लिए, हैंस जो बेसिक करेक्टर है वो उसका हाई रहता है अमोनिया का, तब टॉप टू बॉटम वो जो है वो डिक्रीज करता जाता है। ये ध्यान रखना है बेटा। तो इस तरह से आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है रीड आउट कर लेना है इंक्लूडिंग क्वेश्चन। ये दो हो जाएंगे आपके। बाकी के जो दो हैं जो क्वेश्चन है वो हम लोग जो प्रॉपर्टीज है रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दो दो तीन तीन करके इनको डिस्कस